स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलान क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट दी जाती है, ठीक है, कि कौन से सवाल में कौन से अप्रोच के साथ जाएंगे तो हम लोग तेज़ी से बना लेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें केवल हमें अप्रोच लगाना है, ठीक है, केवल हम क्या करेंगे, अप्रोच लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आज की वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जो है मैथ के सवाल को करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स यानी मैथ के जो ऑब्जेक्टिव यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव के मैथ के जो ऑब्जेक्टिव है इनका यानी हम प्रैक्टिस सेट नाम रखे हैं और इसमें हम लोग जो है कई यानी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर यानी रोजाना आपको मिल पाए, ठीक है। इससे पहले आपको मैथ का ही सब्जेक्टिव यानी प्रैक्टिस सेट एक हम दे चुके हैं, अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे तो एक बार उसे जरूर देखें और आप जरूर बताएंगे कि वीडियो किस तरह का है। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप जरूर शेयर करेंगे ताकि हम उस पर कुछ हम बदलाव कर सके, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और सारे यानी सवालों को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आइए पहला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो पहला सवाल क्या कर रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान होगा। अब देखिए इसमें हम लोग ट्राइंगल वाला यानी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि त्रिभुज बनाइए, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। आप जो देख रहे हैं इस तरह से एक ट्राइंगल बनाएंगे, है ना, tan थीटा दिया हुआ है ना, जो कि 3/4 दे रखा है। यहाँ थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस यहाँ पे तो न्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, यहाँ पे बेस आपका जो है 4 है। फिर आप यहाँ पे जो है पाइथागोरस से आप निकालेंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें आप पाइथागोरस निकालिएगा, फिर कोस थीटा बराबर आप लिखिएगा, कोस थीटा बराबर आप जानते हैं कि b/h होता है, ठीक है, b/h होता है। ये सारे यानी कॉन्सेप्ट लगाएंगे फिर जाके, क्योंकि इसका 5 निकलेगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 4/5 इसका आंसर होगा। अब जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या, ऐसा अगर सवाल आ जाए तो सिंपल सा काम कीजिए। देखिए आपको दिया क्या है, tan थीटा बराबर में आपको दिया क्या है, 3/4 दे रखा है, ठीक है, 3/4। अब हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है ये क्या होता है, या हम ऐसे लिख देते हैं tan थीटा बराबर होता है p/b, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो p का वैल्यू क्या दे रखा है, तो यानी tan थीटा के ऊपर वाले को यानी हम p कहते हैं, तो p का वैल्यू 3 दे दिया। और नीचे में देखेंगे इसका वैल्यू कितना दे रखा है, b का वैल्यू नीचे में आपको 4 दे रखा है। बस आप यहाँ पे इतना करेंगे, ये आप माइंड में ही कर लेंगे। ये बात आप पहले से भी जानते हैं, आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे क्या करोगे कि आपको दिया क्या है, कोस थीटा बराबर जानते हैं कि b में क्या होता है, h होता है। तो b का वैल्यू देखिए आपको ऊपर में दे रखा है, b का वैल्यू कितना दे रखा है, 4, यानी ऊपर में 4 आ रहा है, नीचे में h का वैल्यू आएगा, यानी b का वैल्यू आपको 4 दे रखा है। ऊपर में देखिए कि 4 किस में आया, आप देखेंगे इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं, 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। आपको माइंड में ही कर लेना है tan थीटा बराबर क्या होता है, p/, है ना, बस आपको ऐसे लिखना है tan थीटा बराबर p/b और कोस का जो वैल्यू होता है, कोस का होता है b/h। तो इसका मतलब है इसका अगर यहाँ पे दे रखा है 4 तो ये भी आपका 4 होगा। नीचे क्या होगा, तो नीचे आपका देखिए 3, क्योंकि b का वैल्यू यानी p का वैल्यू 3 है तो h का वैल्यू यानी नीचे में 3 कभी नहीं आ सकता। देखेंगे कहीं पे नीचे में 3 दिया होगा तो ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगाना है, तुरंत आपका आएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर 3/4, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, यहाँ पे हम cos थीटा बराबर जानते हैं b/h होता है, तो b यानी आपका 4 होगा। तो ऊपर में 4 किस में है, नीचे में 3 हो नहीं सकता है। 3 इसलिए नहीं होगा कि 3 जो है p का वैल्यू पहले ही दे रखा है, जो रहा कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल को हम लोग हल करते हैं। अगला सवाल पासा से रिलेटेड है। अब पासा से रिलेटेड सवाल को क्या है, एक पासा को फेंका जाता है, तो याद रखिएगा पासा में जो होते हैं टोटल 6 पहलू होते हैं। क्या होते हैं, 6 पहलू होते हैं, ठीक है। और प्रायिकता जब भी निकाला जाता है तो टोटल नंबर को नीचे लिखा जाता है। अब आपको मान क्या रहा, आपको उसमें से मान क्या रहा है, तो कह रहा है कि सम संख्या, क्या कर रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता मांग रहा है। तो पासा में 6 पहलू होते हैं। 6 पहलू क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है सम वो नंबर होता है जो 2 से कट जाए, तो 2 भी 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा और 6 भी 2 से कटेगा, यानी टोटल कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो 3 ऐसे नंबर है जो 3 है सम संख्या होगा। तो टोटल कितना है, 6। तो टोटल को तो नीचे में लिखना है, काट के आएगा यहाँ पे
1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कहा है निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग निकाले। माध्यक वर्ग, आपसे माध्यक वर्ग पूछ सकता है, माध्य वर्ग पूछ सकता है, और आपसे जो है बहुलक वर्ग पूछ सकता है। अब ये वर्ग, माध्यक वर्ग या बहुलक वर्ग या माध्य वर्ग किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, बारंबारता पे। ठीक है, बारंबारता पे। अब देखिए माध्यक है, माध्यक क्या होता है? बीच वाले है ना वैल्यू को यानी माध्य कहा जाता है। किसी भी आंकड़े के बीच वाला जो मान होता है उसी को माध्य कहा जाता है। इसको कैसे निकाला जाता है? तो देखिए ये आपका वर्ग अंतराल है, नीचे में बारंबारता दे रखा है। ठीक है, ऊपर में वर्ग अंतराल, नीचे में बारंबारता। वर्ग अंतराल को हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। हम यहाँ पे लिख दिए, जो कि 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, है ना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हम यहाँ पे लिख दिए। बारंबारता क्या है? तो यहाँ पे 7, 8, 15, 10, 5, 7, 8, है ना, 15, 10, 5 आपको दे रखा है। अब इसमें एक काम करना होता है, जब भी आप माध्यक निकालेंगे, माध्यक के लिए याद रखेंगे, माध्यक के लिए यहाँ पे माध्यक लिखा भी, माध्यक के लिए आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव, है ना, कम्युलेटिव यानी फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालना पड़ेगा। इसको संचयी बारंबारता कहते हैं हिंदी में। ये कैसे निकलता है? तो ये देखिए बहुत ही आसान है। ये 7 को आप यहाँ पे लिख दे, और ये 7 और इस 8 को दोनों को ऐड कीजिए तो 8 7 15 होगा। फिर इस 15 को इस 15 में ऐड कीजिए तो 30 हो जाएगा। 30 को 10 से, है ना, ऐड कीजिए, है ना, 30 में 10 ऐड कीजिए 40 होगा। 40 में ये अगर आप जोड़ते हैं 5 तो आप वो हो जाएगा 45। ठीक है, तो जितना आपको इसका ये लास्ट वाला टर्म निकला है उतना ही इस पूरे को जोड़ेंगे तो आपको निकलेगा। इसको कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आप सबको जोड़ते हैं, जैसे 7 8 15 15, है ना, 15 30 30 10 40 अब 5 45 आ गया, बस इसका आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। ये जो n है इसको हाफ कर दीजिए, n का मतलब 45। 45 को जब आप हाफ करते हैं तो आपको मिलेगा, है ना, 22.5 मिलेगा। अब आपको क्या करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यानी CF वाले में 25 से छोटा ढूंढिए, 25 से जस्ट ये सॉरी 22 से जस्ट छोटा, है ना, क्या करेंगे? जस्ट छोटा। अगर जस्ट छोटा भी नहीं तो इससे जस्ट बड़ी संख्या ढूंढिए, बड़ी संख्या। इससे बड़ा संख्या कौन होगा? 22 से जस्ट, तो है ना, 22 से 15 तो बड़ा नहीं होगा, 22 से क्या होगा? 30 बड़ा होगा। क्या होगा? 30 बड़ा होगा। तो जो 30 होगा ये बड़ा वाला संख्या, इसी का जो आपका CI होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या आपका, है ना, तो यहाँ कहेंगे 20 से 30। तो 20 से 30 किस ऑप्शन में? 20 से 30 आपका ऑप्शन नंबर यानी C में दे रखा है। बस ये ढूंढना है, इसको काटना है और देखिए कि, है ना, कितना आया। जस्ट इससे बड़ी संख्या ढूंढिए CF में। CF में देखिए यहाँ पे क्या है? 30, क्योंकि 22 से बड़ा क्या है? 30 है। 30 के सामने वाला जो CI होगा वो हमारा क्या होगा? वही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। ये किसके लिए है? माध्यक के लिए। लेकिन बारंबार यानी इसके बहुलक के लिए अलग होता है। आइए एक सवाल हम उस पर भी कर लेंगे आगे चलकर। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? कहा बहुलक वर्ग बताइए। क्या कहा? बहुलक वर्ग बताइए। तो आइए हम लोग बहुलक वर्ग बना लेते हैं। बहुलक वर्ग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हमारा क्लास इंटरवल है जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं। इसको बारंबारता कहते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से, है ना, 25। इसके बाद देखिए 2, 7, 11, 8 और 6 दे रखा है। अब इसमें बारंबारता में क्या होता है? इसमें याद रखेंगे बारंबारता के लिए यानी इसको कहते हैं 12 यानी सॉरी बहुलक के लिए, बहुलक, बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा, है ना। बहुलक के लिए इसमें देखेंगे जो बारंबारता है सबसे अधिक कौन सा बारंबारता है ना, सबसे अधिक अगर देखें तो 11 है। तो 11 के सामने वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 15। 10 से क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। 10 से 15 किस ऑप्शन में? 10 से 15 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी का भी निकालिए, है ना, आराम से आपको उसका यानी फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक के लिए क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जो बारंबारता होगा वो हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बारंबारता होगा उसका वर्ग अंतराल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जो हम बात किए थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे यहाँ पे माध्यक वर्ग के लिए। तो माध्यक वर्ग में क्या करते हैं? जो यानी आपका F होता है, टोटल यानी F होता है फ्रीक्वेंसी, उसका आधा करके, है ना, देखेंगे इससे बड़ी, जस्ट बड़ी कौन नंबर है, बस उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल आपका आंसर हो जाएगा, वही कहलाएगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, आइए ये भी बन गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आइए प्रायिकता कौन होगा कौन नहीं होगा। तो प्रायिकता का मान पहले समझ लीजिए कि प्रायिकता का जो मान होता है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका जो मान होता है 0 से बड़ा और याद रखेंगे 0 से बड़ा या बराबर और 1 से बड़ा यानी 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है?
याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कहता है कि 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, और कौन, तो ये प्रायिकता। और फिर कहता है 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। कहने का मतलब है कि प्रायिकता का जो, इसका मतलब प्रायिकता का मान जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक यानी आपका जो है नेगेटिव नंबर नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब -1 या समथिंग, कुछ भी माइनस में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस में, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस जैसे गए तो इसका मतलब 0 छोटा, जबकि ये कह रहा है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तो नेगेटिव मान कभी भी प्रायिकता का नहीं होता है, ये याद रखेंगे। दूसरा, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर 1 से बड़ा है तो फिर कहेंगे कि ये प्रायिकता नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और प्रायिकता का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता। छोटा होने का मतलब है कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि नहीं है, अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे आंसर में माइनस पहले ही दे रखा है, इसका मतलब है कि प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं होता है और यही हमारा आंसर है। और ये सब देखेंगे तो 1 है या 1 से छोटा है तो ये प्रायिकता का मान होगा, क्योंकि 1 या 1 से छोटा होगा तो प्रायिकता होगा, 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा यानी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे तो करा है 3 कोट बराबर में, कोट है बराबर में 4, तो 1 - 10 स्क्वायर और 1 + 10 स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है ये बराबर में कोट थीटा होता है। ठीक है, सॉरी कोट थीटा कहते हैं, 1 कोट थीटा होता है। क्या होता है, 1 कोट थीटा होता है, 1 कोट थीटा होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर यहाँ पे हम ये कह देंगे कि बताइए कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1/tan थीटा, एक दूसरे का उल्टा होता है, समझ रहे ना। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है 3 कोट A बराबर में 4, तो यहाँ पे कोट A बराबर में क्या पता चलेगा, तो यहाँ पे चलेगा पता कि 4 बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अच्छा, और इसी को अगर पलट देंगे, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, सॉरी कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। जैसे हम 10 करेंगे 10A, इसका मतलब ये भी पलट जाएगा, तो 3 बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 3 बटे में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब कैसे करेंगे, तो 1 - 10 स्क्वायर, तो 10 के जगह पे क्या रखेंगे, 3 बटे में 4 इसका होल स्क्वायर, नीचे में क्या है 1 + 10 स्क्वायर, यानी 3 बटे में 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब आगे देखोगे तो 1 - 3 × 9 4 × 4 16, फिर नीचे में 1 प्लस में 3 × 9 और 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एलसीएम देखोगे ऊपर में 16 आएगा और 16 में से माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे क्या होगा, यहाँ भी एलसीएम 16 होगा और 16 प्लस यहाँ पे आपको 9 हो जाएगा। ध्यान देंगे तो ये 16 और ये 16 कट जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7। ठीक है, नीचे में क्या होगा, 16 9 25, तो 7 बटे में 25 किस ऑप्शन में, तो 7 बटे 25 आपका जो है ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या और कोई अप्रोच इसमें लगा सकते थे जिससे ये हो जाए, क्या हम दूसरा अप्रोच लगा सकते थे, इसी से भी आएगा। चलिए ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कोस यानी 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ये आपको याद करना है ना, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसका क्या यानी वैल्यू होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका क्या वैल्यू होगा। यहाँ पर अगर हम साइन लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो है 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का 1 में √2 होता है। ठीक है, 60 का यानी √3/2 होता है और 90 पे 1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोस में जाएंगे तो कोस में आप क्या कहोगे कि 0 का मान 1 होता है। ठीक है, 30 का वैल्यू जो √3/2 होता है, फिर कहेंगे कि 45 का सेम होता है और 60 में देखेंगे 1/2 होता है और ये 0 होगा। ये है क्या, बस इसी को पलट कर लिखा गया है, समझ रहे ना, पलट कर लिखा गया, याद रखें। आगे देखिए, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, साइन बाय कोस जो होता है 10 होता है, और इनको डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा, इनको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2
3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको याद रखना है ये बेसिक 3 है, इसके बाद तो सारी चीज आप निकाल सकते हैं, सारे बन जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको बताएं, आगे याद कर लीजिएगा। आइए अब इसका आंसर निकालते हैं। ये होगा क्या, ये किसका यानी होता है, तो याद रखिएगा। एक चीज अगर आपको हम बता देंगे तो बस आप देखोगे आंसर करोगे, देखोगे आंसर करोगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 1 प्लस में ध्यान दीजिए, 1 प्लस में 10 स्क्वायर, मान लीजिए अगर थीटा दे रहे हैं, ये किसके बराबर होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस में कोट थीटा से, कोट स्क्वायर थीटा से, ये किसके बराबर होता है, ये होता है, आपको याद रखेंगे, ये होता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा के। और याद रखेंगे सेक थीटा ओपोन में कोसेक थीटा, सेक थीटा ओपोन में कोसेक थीटा जो होता है ये टेन थीटा के बराबर होता है ना। ये किसके बराबर में होता है, याद रखिएगा। अगर ऊपर में सेक है, ऊपर में सेक है तो फिर टेन थीटा, ऊपर में कोसेक होता तो कोट थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेक रहेगा तो टेन थीटा और कोसेक रहेगा, अगर ऊपर में ऐसे रहता कोसेक थीटा और नीचे में रहता आपका सेक थीटा, है ना। तो याद रखिएगा CO से कोट होता है, तो यहाँ पे कोट थीटा हो जाता। अगर यहाँ ऊपर में साइन है, नहीं सॉरी सेक है, तो फिर आप टेन थीटा के साथ जाएंगे। क्यों होता है वो भी जान लीजिए। अगर इसको हम ये इसी को बताते हैं, इसी को देखिए, ऊपर में अगर आपको कोस लिखा है तो इसको हम लिखते हैं 1/, है ना, 1/, कोस यानी सेक है तो 1 ऊपर में कोस हम इसको लिखने के लिए जानते हैं, क्योंकि सेक है ना कोस का उल्टा होता है। और 1/, में अगर यहाँ पे आपका है ना कोसेक है तो इसको हम साइन लिख सकते हैं, ऊपर में साइन और नीचे में क्या हो गया, कोस हो गया, दोनों मिलाकर क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखें। तो आपको याद रखना है सेक बटे, अगर सेक बटे में कोसेक रहेगा तो टेन थीटा, और यहाँ पे अगर कोसेक बटे सेक रहेगा तो कोट थीटा। आपको दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी हम कर दिए हैं, अभी हम बता दिए। अगर सेक ऊपर में है, ऊपर में अगर सेक है तो यानी हमारा 10 होगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 10 है यानी यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा देंगे। देखिए बस इसी से हम ये प्राप्त किए, और हम जानते हैं कि सेक बटे कोसेक जो होता है 10 के बराबर होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर थीटा कहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसी बात को यहाँ पे लिखे, 1 + 10 बराबर में सेक स्क्वायर, और 1 + कोट बराबर में है ना कोसेक स्क्वायर। हम जानते हैं कि सेक बटे कोस जो होता है 10 होता है, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे, देख लेंगे हमारा आंसर क्या है। बहुत ही आसान तरीके से बताया। यस, आइए ये देखिए बहुत ही इजी है। अब इसको अगर निकालेंगे, अब देखिए इसका एलसीएम दे रखा है 300 कितना, एलसीएम दे रखा है आपको 315। एलसीएम कितना दे रखा है 315। और एक संख्या अगर हम कह दें कि ए का मान कितना है 35 है, ए का मान क्या है 35 है, क्योंकि दो संख्या दिया है ना। बी का मान क्या है, ये आपको 63 दे रखा है। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो कहेंगे सर यहाँ पे जो है, देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं जो तरीका से, लेकिन ये बहुत है, देखोगे तुरंत चुटकी में इसका आंसर है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ एक ए का वैल्यू कितना होगा 35, बी का वैल्यू क्या होगा 63, है ना 63। और यहाँ पे कहेंगे सर एलसीएम का वैल्यू दे रखा है, एलसीएम आपको 315 दे रखा है, 315। एचसीएफ ही तो मांग रहा है मुझसे, एचसीएफ मांग रहा है, क्या मांग रहा है एचसीएफ मांग रहा है। ठीक है, अब कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 35 गुना 63, देखिएगा समय कितना लग रहा है इसमें, एक यानी 315 बराबर में एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या करोगे, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये 6 बार में कट जाएगा ना, 5 6 के कितने बार में कटेगा 7, और कितने बार में कटेगा, ऐसे ही काट दो ना, क्या दिक्कत है। अगर हम 7 × 5 = 35 कर दिए, 7 से काट दिए, 7 × 5 = 35, 7 से काटेंगे 7 चौके 28, 28 × 31, 7 × 5 = 35, 5 से काटेंगे तो 9 बार में कटिए, 9 से काटेंगे 9 × 7 = 63। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ जो होगा आपका क्या होगा 7 है, क्या होगा 7 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 होगा। अब देखिए आपको हम तरीका बता रहे हैं, अब आपको तरीका बता रहे हैं कि आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में है क्या कि ये जो 2 नंबर दे रखा है, देखिएगा बस आपको आसान तरीका बताते हैं, कभी भी देगा तो आप लोग बस इतने 2 नंबर पे थिंक कीजिएगा, क्योंकि ये 35 और ये जो आपका 63 है,
इसी इसी दोनों नंबर का तो एचसीएफ निकाला होगा ना, इसी दो नंबर का एचसीएफ निकाला होगा। और एचसीएफ क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो कि इसको दोनों को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हम 5 में आते हैं। 5 के टेबल से देखेंगे केवल 7 5 35 कट रहा है, लेकिन 63 नहीं कटेगा, तो दोनों कटना चाहिए, ये आपका आंसर नहीं हुआ। 9 से करते तो 9 7 63 ये कटा है, लेकिन 9 चौके 36 होता है, 35 नहीं होता है, तो 9 भी आपका आंसर नहीं होगा। इतना करना नहीं था मुझे। 11 से कोई नहीं कट रहा है, तो जो रह गया बस वही आंसर होगा। देखिए 7 से 7 5 35, 7 9 63, तो 7 से दोनों नंबर कटा है। अगर हम इतना पूरा नहीं भी करते, ये बिल्कुल नहीं करना भी नहीं था, समय हमारा बच जाता। एचसीएफ जब भी पूछेगा बस ये 2 नंबर उठाइए और देखिए ऑप्शन से कौन ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे। कोई एक ही ऑप्शन होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि संख्या, अब देखिए ये भी आपको चुटकी में बताते हैं, चुटकी में यूं देखेंगे बन जाएगा। देखिए क्या है, 12 है, 15 है और 21 है। आप कह रहा है कि एलसीएम बताइए। क्या करना है, एलसीएम बताना है। अब एलसीएम क्या होगा, इन सभी संख्याओं का, यानी संख्याओं को जो हम फैक्टर किए होंगे मल्टीप्लाई करके आता है ना। आप जानते हैं अगर हम 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आप ऐसे भी निकालोगे, 2 से लगाएंगे 2 बार, 4 बार, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार, 2 बार। आप क्या कहेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो मल्टीप्लाई करके ही तो 8 आया होगा ना, मल्टीप्लाई करके 8 आया होगा। तो एलसीएम यही ऐसे ही तो आता है, इसमें भी कोई ऑप्शन होगा। अब इसमें ये ढूंढना है। अब देखिए इसमें फैक्टर देखिए, अगर हम 4 तिया 12 करेंगे, 4 तिया 12 करेंगे आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। आपको केवल हम छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, जैसे 7 तिया 21 होगा, 7 तिया 21 होगा, हम ये बता रहे हैं। इसके ही फैक्टर से अगर हम इसको, जैसे इसका फैक्टर 4 का फैक्टर देखिए, अभी थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा समय लेंगे, 2 गुना 2 होता है, जैसे इसको हम 2 गुना 4 भी कर सकते हैं, है ना। तो यानी इस नंबर के फैक्टर से ये कंप्लीट डिवाइड होगा, जैसे 2 से भी डिवाइड होता है, 4 है ना, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो 12 15 और 7 है, इसके भी फैक्टर से आपका एलसीएम क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21 ये भी कट रहा है, 7 से 7 6 42 ये भी कट रहा है, तो हम 7 के साथ नहीं जाएंगे, है ना। ऐसा नंबर ढूंढिए, है ना, कि कट जाए, यानी सब में कट जाए। अगर यहाँ से देखिए 7 से अगर लिए थे तो ये भी कटाते, ये भी कट रहा है, तो इस ऑप्शन के साथ हमको आंसर नहीं मिला। यानी ऐसा फैक्टर लेंगे कि केवल और केवल एक ही ऑप्शन को काटेगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 से 21 ये भी आ जाएगा, 14 तिया 42 होता है, यानी 3 के भी साथ नहीं जा सकते। लास्ट में 5 है, सॉरी 0 है, इसमें भी 0 है, तो 5 से भी आप नहीं जा सकते। तो ना तो हम 3 से जा सकते हैं, ना 5 से, ना 7 से जा सकते हैं। इसका मतलब है 4 से ट्राई कीजिए। 4 से देखिए ये नहीं कटेगा, 4 के टेबल में ये आपका नहीं आता है। 4 से अगर काटेंगे लास्ट के 2 डिजिट तो 4 दूना 8 होता है, 2 बच जाएगा, लेकिन 4 5 6 20 होगा। आपका आंसर ये होगा, है ना। हम सिंपल सा देखते और आंसर करते हैं। देखिए क्योंकि आपको पहली बार बता रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस सिंपल सा। अब देखिए 12 है और कहने का मतलब 15 है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, 21 है ना, 21 है। इनके फैक्टर से हम ट्राई करेंगे कि कौन सा कट जाएगा। जैसे इसी में 2 है ना, 3 चौके 12 किए थे, तो 4 से हम ट्राई किए, है ना। तो 4 से देखिए कौन कट रहा है, 4 से कौन कट रहा है, ये कट रहा है, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप निकाल के भी देख लीजिएगा, 12 15 और 21। शायद अगर आपको समझ में ना आया हो तब, जैसे ऐसे भी निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। फिर देखेंगे अगर हम किससे लगा सकते हैं, क्या कोई है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 चौके 12, और 12 को अगर हम करते हैं 12 और 15 7 105, 15 7 105 है ना, और 12 से गुना कीजिए तो 12 5 60, 60 का 60 ना, 12 5 60। क्या हम गलत कर दिए, क्या गलत किए, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 से कर रहे हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। अच्छा 3 7 21 अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 3 चौके 12, 12 से गुना कीजिए तो 12 5 60 और 12 तिया 36, 36 और 6 42। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जो तरीका बताएं वो भी आसान है, एक बार फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। जैसे आपको बोले कि 15 12 और 21, फिर समझिए हम इत्मीनान से बता रहे हैं। इसका फैक्टर अगर देखेंगे तो 3 चौके 12 भी कर सकते हैं हम इस तरह से। इसको अगर करें तो 3 5 15 हो सकता है, इसको करेंगे तो 3 7 21 होगा, है ना।
तो ऐसा अगर देखिए, ऐसा यानी नंबर ढूंढिए जो इसको क्या करे, डिवाइड, क्योंकि इसके ही मल्टीपल से ये आया है, डिवाइड कर दे। अगर 3 से करते हैं तो 3 से भी ये डिवाइड है, देखो 3 से करोगे तो 3 से डिवाइड है, ठीक है। 4 से करोगे तो 4 से भी ये डिवाइड है। अगर आप 5 से करोगे 5 से भी डिवाइड है, 7 से डिवाइड करोगे 7 से भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। इसमें देखो किससे किससे डिवाइड होगा, ये जो होगा अगर आप देखोगे तो 3 से भी डिवाइड है, 7 से डिवाइड है ना, 5 से भी डिवाइड है, लेकिन आप देखोगे 4 से डिवाइड नहीं है ना। सभी से होना चाहिए, सभी से अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका एलसीएम यही होगा, ठीक है। इसमें देखोगे 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें देखोगे तो 7 का 7 तो बच जाएगा 7, 5 नहीं होगा, ये भी 7 से नहीं होगा। यानी इनके सभी फैक्टर से ये डिवाइड होना चाहिए, तो जो सभी फैक्टर से डिवाइड हो जाए वो आपका आंसर हो जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि रूट है ना 2 और 2 माइनस रूट 2 का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा, ये आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, याद रखिएगा। एक अगर परिमेय संख्या है और एक आपका अपरिमेय संख्या है, अगर इनको जोड़ देंगे है ना, जोड़ देंगे फिर भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। अगर एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको घटा लेंगे फिर भी आपको जो मिलेगा वो परिमेय ही संख्या मिलेगा। एक आपका परिमेय संख्या है और एक आपका अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुना भी कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। एक परिमेय संख्या है, डिवाइड करेंगे अपरिमेय संख्या से, फिर भी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी जब एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग भी देते हैं तो रिजल्ट आपका अपरिमेय संख्या ही आता है। अब आइए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, गुना करते हैं। अच्छा, ये देखिए रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2 माइनस रूट 2 में। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 होगा, माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 होगा, तो ये 2 रूट 2, और ध्यान दीजिएगा 2 को 2 से यानी रूट 2 को रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल 2 आएगा। तो देखिए ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और दोनों का जो अंतर है क्या आएगा, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका पहला ही आंसर हो जाएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि बिंदु, याद रखिएगा दूरी सूत्र का यहाँ पे यानी आ गया सवाल, कहा है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आप दूरी का फॉर्मूला जान लीजिए कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर x1 x2 आएगा कहाँ से, तो ये जो दिया गया है याद रखेंगे, ये जो दिया गया ये आपका x1 है, ये जो दिया गया y1 है, ये जो दिया गया x2 है, ये जो दिया गया है यही आपका y2 है। अब यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, देखिए x2 की जगह पे 4 है, माइनस ये फॉर्मूला से x1 क्या है, x1 की जगह पे 2 है तो 2 लगा दीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 1 और माइनस फॉर्मूला से, और y1 क्या है तो 3 है, इसका होल स्क्वायर। आप देखेंगे 4 में से 2 घटेगा तो 2, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको कितना, 2 गुना 4 हो जाएगा, ये होगा क्योंकि 4 4 कितना होगा 8, तो 2 चौके 8, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं 4, देखो हम यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, यहाँ पे हम 8 लिख दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, और जिसका पेयर बन जाता है, जोड़ा लग जाता है, वो रूट से बाहर आ जाता है, तो बच क्या जाएगा अंदर में केवल 2 बचेगा, क्योंकि इस 2 का जोड़ा नहीं है जो बाहर जाएगा। तो 2 रूट 2 कहाँ पे, 2 रूट 2 ऑप्शन नंबर यानी आपका सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल कहता है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के है ना बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ है ना, कहता है PQ केंद्र O से जाने वाले है ना एक रेखा से जो है Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर में 12 सेमी है, तो कह रहा है कि PQ की लंबाई बताइए। चलिए आइए समझाते हैं ये भी क्या कर रहा है ना, बहुत आसान सवाल है, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, चलिए हम यहीं पे ले लेते हैं एक ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल का सर्कल ले। अब देखिए क्या कहा कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका जो त्रिज्या है याद रखिएगा, इसका जो त्रिज्या है, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है,
तो इसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो वृत्त के बिंदु P पर क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा PQ है ना, बिंदु P पे क्या है, स्पर्श रेखा है ना, PQ है, ठीक है। बिंदु P पर अगर ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, तो कह रहा है PQ जो है स्पर्श यानी है ना, क्या है, स्पर्श रेखा है। P और Q क्या है, स्पर्श रेखा। तो ये P पहले से है, इसका मतलब एक कोई होगा यहाँ पे, यानी ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। और ये क्या है, Q है ना। Q जो रेखा है P पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो आगे कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली है ना, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है कि ये 12 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना, 12 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा राइट एंगल का यानी बात बन गया। अब आपको याद रखना चाहिए कि कुछ है ना ट्रिपलेट होता है या पाइथागोरस लगा लेंगे। यहाँ पे तो ट्रिपलेट बन नहीं रहा है, पाइथागोरस लगाएंगे। ये हो गया आपका h हो गया 12, ये हो गया परपेंडिकुलर, p हो गया 5, b आपसे कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर होता है। h का वैल्यू 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, और b का वैल्यू यहाँ पे नहीं है मालूम। ये 12 गुना 12 144 होता है, 5 गुना 5 25, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 25 बराबर में b का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, नहीं 2 नहीं 1 होगा ना, 1, यानी ये हो जाएगा 9, 14 में से 5 गया तो 9, और ये हो जाएगा 3 में से 1 119 आ जाएगा b स्क्वायर। स्क्वायर का अगर इधर लेके आएंगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा 119 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बस सवाल को समझना है और आसानी से बना लेना है, कोई खास नहीं है सवाल। आइए अब आइए ट्रायंगल से है, कह रहा है कि DE जो है BC के पैरेलल है, DE जो है BC के पैरेलल है। बात सही है कि DE जो है BC के पैरेलल है, ये बात हम लोग जानते हैं। आइए और कह रहा है कि AD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, A से D का जो वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा D से B जो है 1.5 सेंटीमीटर है, राइट। आगे कह रहा है तो बताइए कि BC की लंबाई क्या होगा, BC की लंबाई क्या होगा। अच्छा, ये लंबाई पूछा जा रहा है, ये लंबाई कितना सेंटीमीटर होगा, वाट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए आपको बताते हैं BC कैसे निकाला जाएगा। पहली बात, अगर ये जो आप देख रहे हैं DE BC के पैरेलल होगा, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल, और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये वाला AB, ठीक है, C, और ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के क्या है, ये सिमिलर होता है, यानी इस ट्रायंगल का ये क्या होता है, इस ट्रायंगल का ये सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये साइड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये साइड अगर हम बात करेंगे A से लेकर D तक, A से लेकर D तक किस ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ये AD, ठीक है, क्या होगा AD। अच्छा, AD यानी छोटा वाला है, तो बताइए कि A से B तक किस ट्रायंगल का भाग है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का, तो यहाँ पे कहेंगे AB, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, ये बराबर होगा, ये वाला जो साइड देख रहे हैं, ये वाला साइड किसका है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का है, यानी जिसको हम कहेंगे DE। D किसका है, छोटे वाले का है। अच्छा, ये बताइए B से C किसका है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग B से, बस हो गया, काम बन गया, है ना। छोटे वाले का ट्रायंगल का एक हिस्सा बड़े वाले ट्रायंगल के रेशियो में होगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये बड़े वाले के रेशियो में होगा। अच्छा, यहाँ देखिए AD का वैल्यू क्या है, 3, तो आप यहाँ पर रखेंगे 3, AD का वैल्यू 3, राइट। आगे बढ़िए, AB का वैल्यू क्या होगा, A से लेके B तक। अच्छा ये बताए, A से D तक अगर 3 है और D से लेके B तक अगर 1.5 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 4.5 हो जाएगा, कितना होगा 4.5 होगा, 3 यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए DE का वैल्यू क्या है, D से E तक का वैल्यू क्या है, D से E तक का वैल्यू आपको दे रखा है 4, D से E का वैल्यू क्या दे रखा है 4, यहाँ पे 4 लगाइए। और BC ही तो मांग रहा है, तो BC निकाल लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो BC को 3 से गुना करेंगे तो 3BC बराबर में, अगर 4 को इससे गुना करते हैं, है ना, तो 4 पंचे 20 का 0 डेसिमल, और 4 गुना 4 16 2 18 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए,
तो BC बराबर में क्या होगा 18 और भागा में 3 आएगा, 3 छाके 18 यानी 6 आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी में। ठीक है, आसान सवाल था, है ना, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण अगर 60 है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये भी आपको हम कल बताए थे, देखिए बहुत ही आसान है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका जो त्रिज्या दे रखा है, क्या त्रिज्या है कुछ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है आपका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्याओं के द्वारा काटे गए खंड को ही त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी इस बीच में अगर आप देखेंगे तो एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 60 डिग्री, और कह रहा है इस बीच का क्षेत्रफल आपको मालूम करने के लिए। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा पाई शब्द में इसमें भी पाई होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पाई है, हम यहाँ पे पाई डाल देते हैं, यहाँ पे पाई छूट गया है, पाई डाल देते हैं, ये हो गया आपका पाई, ये पाई इसमें। ठीक है, आइए तो कहता है थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। याद रखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, थीटा की जगह पे 60 है, 60 रखिए 360 हो गया नीचे में 360, और पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब है 6, 6 को 2 बार लिखना, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, 6 काटेंगे तो 6 बार में कट गया, 6 से एक 6 कट गया तो बच गया 6 पाई। देखिए किस में 6 पाई, ऑप्शन नंबर यानी सी में है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ना, और इसका जो है पूरा लॉन्ग यानी क्वेश्चन कैसे सॉल्व की है ये आपको जो है आप देखे होंगे, सब्जेक्टिव जो है आपका प्रैक्टिस सेट पहले वाले में यानी इसको सॉल्व किए हैं, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को क्या क्या है संलग्न किया गया है और फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, तो इस प्रकार है ना घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूछा किसमें, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या किया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देंगे कि दो घन, किसको, दो घन को, देखिए दो छोटा छोटा घन, एक ये घन है एक और घन है, और दोनों का क्या किया मिला दिया, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद एक बड़ा सा घन है ना, एक बड़ा सा घन मिला होगा, क्या मिला होगा, एक बड़ा सा घन मिला होगा। इस बड़े वाले घन का कह रहा है एरिया क्या होगा, इस बड़े वाले घन का एरिया क्या होगा ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को संलग्न किया गया है, संलग्न किया जाएगा, उसके बाद इसका यानी एरिया का निकालने के लिए। घन का एरिया आप लोग जानते होंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, 6 गुना क्या होता है भुजा स्क्वायर हो जाएगा, घन का होता है। लेकिन दो घन को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, याद रखिएगा इन दोनों को अगर हम जोड़े इस तरह से, है ना, अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो देखिए घन की अब जो लंबाई होगा ना, लंबाई 6 गुना 6 यानी लंबाई क्या हो जाएगा 6 और जोड़ 6 यानी 12 हो जाएगा, क्या होगा 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को मिलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या था, दो घन था, दोनों घन का जो यानी कहने का मतलब भुजा है, इसकी भुजा कितना है, इसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को क्या किए हम आपस में इसको मिला दिए, जैसे हम यहाँ पे मिलाते हैं तो आप देखिए इस तरह का हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें इस घन के बारे में तो इसकी जो लंबाई होगा, लंबाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 12 क्यों लिखे थे, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना होगा, तो 10 इसका था, है ना, अगर हम इसका देखेंगे तो 10 इसका था और 10 इसका था, क्योंकि लंबाई इसका भी 10, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है, तो लंबाई इसका 10 और इसका भी 10, तो टोटल अगर लंबाई क्योंकि मिलाकर एक बनाया गया है तो इसका टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपको 20, लंबाई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आया होगा क्योंकि ऊंचा तो बढ़ा ही नहीं, केवल दोनों को जोड़े तो लंबाई बढ़ेगा, तो इसकी ऊंचाई भी हो जाएगा आपको 10, है ना, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 10, और इसकी जो चौड़ाई है ये चौड़ाई भी क्या हो जाएगा आपको 10 ही हो जाएगा। और आप देखिए क्या होता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 गुना घन का क्षेत्र, घनाभ का, सॉरी घनाभ है, घनाभ का, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको
2 गुना लंबाई चौड़ाई जोड़ चौड़ाई ऊंचाई जोड़ ऊंचाई लंबाई, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 गुना लंबाई की जगह पे लेंगे 20, चौड़ाई आपका 10 ही रहेगा, चौड़ाई 10 रहेगा, ऊंचाई भी 10 रहेगा, ठीक है, ऊंचाई 10 रहेगा, लंबाई आपका 20 रहेगा, ठीक है। अब इसको है ना गुना करके जोड़ देना है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर देखेंगे तो 20 दाही 200, 10 दाही 100, 20 दाही 200, तो यहाँ पे क्या गया 200 एक 300, 300 200 500, अब 500 का डबल करेंगे तो 1000, क्या हो जाएगा 1000 होगा, जो कि आपका आंसर यानी ऑप्शन यानी जो है आपको डी में दे रखा है। बस ये समझना था कि दो घन को मिलाकर एक किया गया, संलग्न किया गया, तो बस घन की लंबाई बढ़ जाएगा। लंबाई क्या होगा 10 और 10 20 होगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, और घन आपका क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ है ना, चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। आइए लास्ट के 1-2 सवाल और देख लेते हैं। कहता है कि बहुपद, ठीक है, बहुपद में आपको क्या दे रखा है, तो कह रहा है कि 6x² माइनस 3 है ना और 7x। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, बस आप इसे तुरंत कर लोगे। इसको पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 6x² माइनस 7x और माइनस में 3 लिख लेते हैं। आपकी क्या कीजिएगा, जो बता रहे बस इतना फोकस कीजिएगा, आपका तुरंत आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 गुना माइनस प्लस भी नहीं करना, अभी 3 गुना 6 करोगे 18 आया, क्या आया 18 आया, 18 आया। अब 18 को इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पर 18 आए, जोड़ने पे -7 आए, तो हम कहेंगे 9 दूना 18, 9 दूना क्या होता है 18 होता है। अगर 9 में से अगर हम 2 घटा लेते हैं तो 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे हमको 9 और 2 आया, और 9 में से 2 घटाने पे 7 आता है, इसका मतलब बीच वाला मिल गया, बस इतना ही काम करना है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़ी संख्या में माइनस लगा दीजिए, छोटी संख्या में प्लस लगा दीजिए, ठीक है। 1 मिनट, आप देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या किए, यहाँ पे फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किए, 18 आया। 18 को इस तरह से तोड़े कि गुना करने पे तो 18 आए, ठीक है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है ये 7 के बराबर आए, ठीक है, इतना बात समझ गए। अब क्योंकि इसको दोनों को अलग अलग किए, 9 और 2 आया है, 9 वाले में माइनस लगाएंगे। यहाँ अगर माइनस है तो बड़े वाले संख्या में माइनस लगाइए, छोटे वाले में प्लस लगा दीजिए, राइट, ठीक है। अब देखिए जो आपका रिजल्ट होगा इसका विपरीत होगा, उल्टा होगा। यानी अब जो अगर हम आंसर ला रहे हैं, आंसर में जब हम लिखेंगे तो आंसर में क्या होगा, 9 प्लस में होगा और 2 माइनस में होगा। और यहाँ देखेंगे क्या x के साथ कुछ लगा हुआ है, तो कहेंगे हाँ, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। 6 लगा हुआ है, 6 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, 6 से डिवाइड यहाँ करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 तिया 6, तो -1/3 ये होगा, 3/2 ये होगा, तो 3/2 यहाँ पे है और -1/3 यहाँ पे, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फिर दे रखा है, अब हलों की संख्या पूछा है कि इसमें हलों की संख्या क्या होगा। तो सिंपल सा हलों की संख्या क्या होता है, हम लोग जो है यानी 3 कंडीशन पे देखते हैं। अगर A1/A2 अगर ये बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो हल की संख्या 1 होता है। हल की जो संख्या होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर में अगर ध्यान देंगे, A1/A2 अगर ये बराबर हो जाए B1/B2 के, और ये बराबर हो जाए C1/C2 के, तब इसमें जो हल की संख्या होगा वो अनंत होगा, क्या होगा अनंत, अनेक हल होगा, ठीक है। और अगला कह रहा है 3 नंबर में, अगर A1/A2 ये बराबर हो B1/B2 के, लेकिन ये बराबर ना हो C1/C2 के, तो फिर यहाँ पे कहेंगे कि हल की संख्या नहीं होगा, कोई हल नहीं, क्या होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे A1 इसको मानेंगे x वाले को, है ना, ये होता है क्या, ये होता है A, ये होता है B, ये होता है C, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी होगा A B C, इसमें 1 1 लगा देंगे, इसमें 2 2 लगा देंगे, बस यही बात है। तो देखिए A1 का वैल्यू क्या है 4/3, फिर A2 का वैल्यू क्या है, x के साथ देखें जो होता है वही होता है, तो 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे क्या ये बराबर है B1 यानी 2/B2 हो गया 3, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, अगर बराबर हो जाएगा फिर C1/C2 करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम रुक जाएंगे। इसको अगर देखेंगे, अगर इसको आप पलटेंगे तो 4/3, ये अगर ये कोई डिवाइडर है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या ये 2/3 के बराबर है, तो देखेंगे 2 दूना 4,
यानी 2 ऊपर में 3 नीचे में, ये बराबर है किसके, यानी A1 बाय A2 बराबर हो गया B1 बाय B2। आप देखेंगे क्या C1 बाय C2 भी क्या इसके बराबर है, तो C1 का वैल्यू हो गया 8, C2 का वैल्यू हो गया 12। अगर आप देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो इसका मतलब ये तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर तीनों के तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये वाला होगा, इसका मतलब कितना हल होगा, अनंत हल होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं ना, ये A1 बाय A2 है, ये B1 बाय B2 है, फिर बाद में ये C1 बाय C2 करके आपको दिखा दिया। ये C1 बाय C2, ये आपका A1 बाय A2 है, ये आपका जो है B1 बाय B2 है, तीनों आपस में बराबर हो गए। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण है और इसका विभेदकर यानी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये देखिए, ये जो होता है ये A होता है, ये जो होता है ये B होता है, और ये जो होता है ये C होता है, सॉरी ये क्या होता है, C होता है। विभेदकर यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी D बराबर में क्या होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर है ना, क्या होता है B स्क्वायर माइनस में 4AC होता है। देखिए B की जगह पे क्या है, B की जगह पे माइनस 4√3 है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, फिर कहता है माइनस 4 फार्मूला से A का वैल्यू क्या है 3 है, C का वैल्यू क्या है 4 है। अब देखिए 4 गुना 4 16 होगा, 4 गुना 4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और रूट अगर किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, केवल क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 तिया 12, 12 चौके 12 चौके 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 16 तिया 48 होगा, 48 में से 48 चला गया तो आ जाएगा 0। इसका मतलब D बराबर क्या आ गया, D बराबर 0 आ गया, D का वैल्यू क्या आ गया 0। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन इसमें भी होता है, कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर D अगर बड़ा हो जाए 0 से तो मूल वास्तविक होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, और इसका जो मान होगा, वैल्यू होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा, क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, है ना, मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, क्या होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है, अगर D, दूसरे कंडीशन में देखेंगे, अगर D 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, और इसका जो मान निकलेगा, यानी किसका मान, x का मान बराबर होगा, यानी x का जो दो वैल्यू निकलेगा दोनों बराबर होगा। और तीसरा कहता है अगर D 0 से छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक होगा, यानी ये अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक होगा तो फिर इसका मान, है ना, अवास्तविक होगा तो फिर इसका मान जो होगा, मान नहीं निकलेगा, मान संभव नहीं, संभव नहीं, इसका मान तब संभव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे D क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। D अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक मान क्या होगा, समान होगा। इसमें पूछा क्या था, विभेदकर होगा तो 0 होगा। अच्छा इतना ही बोला था तो ध्यान ही नहीं दिए, वो सारी चीज बता दिया, मुझे लगा कि ऑप्शन कुछ और हो सकता है, तो बस 0 आया था, D का वैल्यू 0, यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा। ये किस कंडीशन के लिए होता है, क्या है ना, इसका मूल कैसा होगा, यानी प्रकृति पूछेगा तो मूल वास्तविक होता और मान बराबर होता, ये ऑप्शन होता कहीं ना कहीं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब एपी में आ गया, एपी में सार्वंतर कहता है, याद रखिएगा अगर ये कोई एपी है, ए है ना, A1 A2 B है ना, A3 A4 इस तरह से एंड सो ऑन, तो इसका जो डिफरेंस निकाला जाता है, डिफरेंस का मतलब सार्वंतर, ये A2 वाले में से A1 को घटा लेते हैं, A2 वाले में से A1 को क्या करते हैं, A1 को घटा लेते हैं। तो A2 क्या है, A2 ये दूसरा, तो पहला दूसरा, तो दूसरा वाले में से पहले को घटा लेंगे, तो पहला वाला क्या है 3 है, तो देखिए 3 में से 3 घट गया तो क्या बच गया, √2, तो √2 किस ऑप्शन में है, तो √2 आपका D में, आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, ध्यान देंगे, इस तरह से हम 20 सवाल को यानी हम लोग कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो, ये आपका क्लास अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट के जरिए से भी मुझे बताएंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि ये जो सीरीज आपको कैसा लग रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो बताएंगे, तो फिर इसको जारी रखेंगे और डेली बेसिस पे आप मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।